Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. The very first article here on your screen is related to Operation Sindoor, and Prime Minister Modi has said that this operation is still on. You must be knowing that a ceasefire has been announced by both the countries. लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि फिलहाल जो एक बॉर्डर क्लैशेस थे उनको हमने ऑपरेशन जो सिंदूर है एंड बॉर्डर क्लैशेस को अभी तक हमने अभी फिलहाल जो डिसीजन लिया है वो सीज फायर का है, लेकिन दिस इज नॉट परमानेंट, राइट. तो जो अब आगे एक्शन लिया जाएगा इन द अपकमिंग फ्यू डेज बाय पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी, उसी तरफ से उसी तरीके से हम उसको रिटालिएशन देंगे. तो जो सीज फायर है इसको ये ना समझे कि अब हमने हार मान ली एंड नाउ वी आर डन विद ऑपरेशन सिंदूर. इट विल ऑलवेज बी ऑन एंड व्हेनेवर देयर विल बी एनी टेरर अटैक इट विल बी कंसिडर्ड बाय इंडिया एज एन एक्ट ऑफ वॉर. दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड बाय यू इन योर जीएस पेपर 2. जब इंटरनेशनल पॉलिसीज के बारे में बात करी जाती है या सिक्योरिटी की बात करी जाए इंडिया की, तो यहां पर अब नई पॉलिसी बना दी गई है कि कभी भी कोई भी टेरर अटैक होगा अगर इंडिया के ऊपर तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड उसके अकॉर्डिंगली यहां पर इंडिया रिटालिएशन डेफिनेटली देगा. Right, so do give this article a read. It is important for you just for understanding purpose. Now for exam perspective अगर हम देखें तो US China agree to roll back recent tariffs to on the trade to end the trade dispute. अब ये आर्टिकल हमने अप्रैल में एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया है, रोज इसके ऊपर आर्टिकल आए हैं. कभी यूएसए टैरिफ बढ़ा दे रहा है, सारी दुनिया के लिए टैरिफ बढ़ा दिए हैं, फिर 90 डे का पोज ले रहा है यूएसए, लेकिन चाइना ने अपने हथियार नहीं डाले थे. उसमें चाइना ने हमेशा ही बोला था कि हम हार नहीं मानेंगे, वी विल फाइट टिल द एंड एंड वी विल आल्सो रिटालिएट बाय इंक्रीजिंग दी टैरिफ्स. लेकिन यहाँ पर अब ये एक फाइनल जो मई के मंथ में हमें देखने को मिल रहा है, लगभग एक महीने बाद हमें ये देखने को मिला है कि यूएसए एंड चाइना के बीच में बातचीत हो गई है एंड दे हैव डिसाइडेड टू टेक बैक दी इंक्रीज्ड टैरिफ जो कि 150% तक जा चुके थे. अब उनको 10% 30% तक वापस लाने की कोशिश करी जाएगी. एंड जो 90 डे का पोज लिया गया है यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अब उसमें एक टियर्ड मैनर में, एक फेज्ड मैनर में जो इट विल बी डिक्रीज्ड बैक, द टैरिफ्स विल बी डिक्रीज्ड बैक टू द नॉर्मल टैरिफ्स. एंड यहां पर बहुत इंटरेस्टिंगली एक चीज देखने को मिलेगी कि जो चाइना की तरफ से टैरिफ्स हैं उनमें अग्रीमेंट हुआ है कि वो 10% तक आके रुक जाएंगे. एंड फ्रॉम द यूएसए ऑल्दो इट इज स्टिल हायर, पहले तो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट था कि दैट दे विल बी इंक्रीजिंग ऑन द सिमिलर लाइंस लाइक यूएसए, बट नाउ यूएसए हैज केप्ट इट्स टैरिफ टिल 30% एंड नाउ चाइना हैज promised, not promised, China has made an agreement, they have discussed, they have said in a joint statement कि जो हमारे टैरिफ्स हैं they will be coming down to 10% in phased manner. वो देखना है 90 डे का पोज यहाँ पर कैसे वो हमें देखने को मिलता है, राइट. तो यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा दैट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर उन्होंने बोला है कि they were announced the tariff reduction at a news conference and USA has agreed to drop its 145% tariff rate on Chinese goods by 115%, जो कि फाइनली कितना आ जाएगा 30% यहां पर देखने को मिलेगा. और चाइना ने अग्री कर दिया है कि हम यूएसए के गुड्स को 10%, हम भी 145% घटा देंगे, लेकिन उनका 115% डिक्रीज कर देंगे. 115% डिक्रीज करने से उनका 10% आ जाएगा. Although for you this data is not at all important, but what is important for you here is कि जब भी ट्रेड वॉर हुआ, जैसे यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो क्या उसके रिपरकशंस आए थे, हाउ डिड चाइना बिहेव, एंड नाउ अ जॉइंट स्टेटमेंट हैज बीन रिलीज्ड कि दोनों के जो टैरिफ्स हैं वो डिक्रीज करेंगे. इसकी वजह से अब यहाँ पर वैसे जो ये न्यूज है जनरल न्यूज की तरफ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हियर इन टुडेज न्यूज़पेपर रिगार्डिंग यूएसए एंड चाइना ट्रेड वॉर वो आता है इन द इंपैक्ट ऑन द इंडिया, कि इंडिया पर क्या इंपैक्ट होने वाला है. दैट article we are going to discuss in detail, right? So let us move directly on that article which is important from Indian perspective. आपसे पूछा जा सकता है कि यूएसए चाइना की जो पैक्ट है या ट्रेड वॉर है उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, राइट? तो यहां पर यूएसए और चाइना के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है वो कह रहे हैं कि एक मिक्स्ड बैग है, मतलब इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं. फायदा इसमें क्या हो सकता है कि इंडिया और जो चाइना और यूएसए के ट्रेड वॉर से इंस्योर
इंसुलेटेड, बचा हुआ ऑलरेडी एक जो सेक्टर है जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है, इंडिया उन सेक्टर्स को यहां पर क्या कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है. फॉर एग्जांपल यहां पर स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगे फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इनके ऊपर ये ट्रेड वॉर का बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ता है. आई एम नॉट सेइंग दे आर बिल्कुल aloof, they do not have any impact, but yes, they are more and so insulated from these trade war impacts. So that is why this can be used, these sectors can be used to overcome this negative impact of this pact, right? क्योंकि इंडिया के ऊपर पॉजिटिव क्या आने वाला था अभी, जो ट्रेड वॉर चला था उसकी वजह से क्या हुआ था कि टैरिफ्स बहुत बढ़ गए हैं. तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो चाइना को छोड़कर वियतनाम एंड इंडिया में अपना बेस शिफ्ट करने का सोच रहे थे, एंड दे वुड हैव शिफ्टेड देयर बेस इन इंडिया एंड इन दी वियतनाम. इसकी वजह से क्या होने वाला था कि जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, वो बूम करने वाली थी. लेकिन इस 90 डे पोज के अंदर ही उनकी तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गई है. तो ये माना जा रहा है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो भी कंपनी शिफ्ट होने वाली थी, most probably they will move back to China only. Right, they will rethink on their policy of shifting in Vietnam and India, and they will be shifting back to China only. Why? Because China has very simple labor laws and it has very cheap labor, and it has also various other business incentives, जैसे कि वहाँ पर cheap land उनको provide करी जाती है, manufacturing जो hubs बनाए जाते हैं, या वहाँ पर electricity बहुत cheap दी जाती है. मतलब एक जो business के लिए environment चाहिए होता है वो वहाँ पर बहुत सस्ता है and बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं उनको incentivize करता है business को रादर देन रोकने के. ठीक है, लेकिन इंडिया में वो चीजें अब यहां पर यूज की जा सकती थी. ये जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसको हम पॉजिटिवली यूज कर सकते थे, बट यस इट इज नाउ फाइनल कि उनके बीच में एक 90 डे का फेज जो चलने वाला है, उसके बीच में देखना है कि कैसे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ यहां पर जॉइंट स्टेटमेंट निकाल रहे हैं एंड कैसे वो ट्रेड वॉर को एग्जिट करके एक बेटर तरीके से दोनों जो कंट्रीज हैं वो यहां पर परफॉर्म करने वाले हैं. हमारे लिए जो फायदा होने वाला था, अब हो सकता है कि वो बेनिफिट अब इंडिया को ना मिले. उस केस में इंडिया क्या कर सकता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलरेडी however India can leverage this shift, ये shift को leverage कर सकता है to strengthen the exports in sector that remain relatively insulated from US-China trade war. These are the statements which must be used by you in your answer writing. What I want to say is, do not write extremities कि इन sectors पे तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता. I also told you कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ेगा, but it is a term used here that is relatively. इस तरीके के words जब हम use करते हैं तो हम एक्सट्रीमिटीज को एलिमिनेट कर देते हैं कि हम ये नहीं बोल रहे कि 1% भी फर्क नहीं पड़ता है, बट रिलेटिवली जैसे दूसरे सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, वो ज्यादा इंपैक्ट होते हैं. लेकिन जो ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स ज्वेलरी है, आईटी सर्विसेज है, ये रिलेटिवली इंसुलेटेड हैं. सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड बाय यू इन जीएस पेपर 3 इकोनॉमी आंसर्स, राइट? ओके, सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल. तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि अभी देखना है कि जो ये टैरिफ वॉर खत्म हुआ है इससे क्या इंपैक्ट आने वाला है. यहां पर यह भी बोला गया है कि जो लोअर टैरिफ अगर हो गए हैं यूएसए और चाइना के बीच में, तो इससे जो डंपिंग वाला सिस्टम था, चाइना क्योंकि क्या करता है अपने प्रोडक्ट्स को डंप करता है बिकॉज इट हैज अ वेरी चीप लेबर इन इट्स ओन कंट्री. तो ये बहुत ही सस्ते लेवल पर जो प्रोडक्ट्स है वो बना देते हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, राइट? तो अब क्या करता है चाइना, उनको बहुत ही सस्ते दाम पर दूसरी कंट्रीज में डंप का मतलब क्या है, फेंक देना. मतलब क्या है कि जो डोमेस्टिक कंट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के जो प्राइसेस होते हैं उनसे तो बहुत सस्ता लेवल है, बहुत ही कम पैसा है, इवन तो जितना लागत में लगा है उससे भी कई बार कम पैसे में देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू डंप, जस्ट बिकॉज दे वांट टू हार्म द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ द अदर कंट्रीज. तो ये डंपिंग से बचा जा सकता है. ये टैरिफ जब अब दोनों ने कम कर लिए हैं तो उनके बीच में जो ट्रेड ऑलरेडी हो रही थी यूएसए और चाइना के बीच में, अब वो कंटिन्यू हो सकती है एंड दूसरी कंट्रीज में ये जो डंपिंग है इससे अब बचा जा सकता है. दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ दिस पैक्ट दैट इज बिटवीन यूएसए एंड चाइना, एंड दे आर एंडिंग देयर ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल.
very important article. This is also with concerning China. China is in news regarding the manufacturing, regarding the rare earth metals and what not. ठीक है, तो यहाँ पर बात करी गई है regarding germanium. Germanium is very important. Germanium is used in various industries. Specifically अगर हम बात करें, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, साथ में सोलर पैनल्स में यूज होता है, सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है, राइट? यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि जो ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ते हैं, राइट? तो उसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. तो ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम वाली कैटेगरी है, इसको हम किस में यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर की तरह इसको हम यूज करते हैं. तो दैट इज व्हाई जर्मेनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. द डिस्कशन हियर इज रिगार्डिंग कि जो चाइना की तरफ से, चाइना इज द लीडर इन जर्मेनियम, रिफाइनिंग जर्मेनियम एंड एक्सपोर्टिंग जर्मेनियम टू वेरियस अदर कंट्रीज. चाइना इसमें लीडर है, एक्सपोर्ट में लीडर है. लेकिन इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, इंडिया बिल्कुल 0% इसका मैन्युफैक्चरिंग करता है. इंडिया में प्रोडक्शन है ही नहीं जर्मेनियम का, रिफाइनमेंट और प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है. तो इंडिया इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट्स. इंडिया किस पे डिपेंडेंट है? इंपोर्ट्स पर. बाहरी देशों से जर्मेनियम लेने के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज वी आर ऑल्सो इंप्रूविंग आर सिलिकॉन, आवर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आर सोलर पैनल्स एंड आर ऑप्टिकल फाइबर्स, उनमें हम भी डेवलप कर रहे हैं, हम भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. लेकिन जो रॉ मटेरियल है जर्मेनियम है, वो हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? चाइना के ऊपर. लेकिन चाइना काफी लंबे समय से चाइना ने जर्मेनियम के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली फॉर इंडिया रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं. सो दैट इज व्हाई ऑल्टरनेटिवली इंडिया ने क्या किया? इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स यूएई, इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स द अदर कंट्रीज वाया यूएई. वो यहां पर इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूएई से इंपोर्ट करना इंडिया के लिए महंगा पड़ रहा है. इट इज कॉस्टिंग मोर मनी. वही चीज अगर आप, होता है ना कई बार, जैसे हम किसी मॉल से कोई चीज खरीदते हैं तो वो बहुत महंगी मिलती है. हम किसी फैक्ट्री आउटलेट से चले जाएं या कोई लोकल मार्केट है, वहां से वही चीज अगर हम लेने जाएं तो कंपैरेटिवली क्या है, वो चीज सस्ती मिलती है. यही चीज यहां पर इंडिया के लिए भी पड़ रही है कि अगर हम चाइना से वो चीज लेते हैं तो वो सस्ती पड़ती है कंपैरेटिवली व्हेन वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द यूएई और द अदर कंट्रीज. सो दैट इज व्हाई नाउ इंडिया वांट्स टू टॉक ओवर दिस रिस्ट्रिक्शन एंड इंडिया वांट्स कि वो जो जर्मेनियम पर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रोके जा सके. मेन बात यहाँ पर क्या की गई है इस आर्टिकल में, यहाँ पर बोला गया है कि जो जर्मेनियम है वो तो रेयर अर्थ मेटल भी नहीं है. ठीक है, अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया है, रेयर अर्थ मेटल. ठीक है, रेयर अर्थ मेटल का मतलब क्या होता है? देखो, रेयर अर्थ मतलब ये नहीं है कि बहुत कम है ये अर्थ में. जो अर्थ की क्रस्ट है उसमें भरपूर मात्रा में है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से हैं कि किसी कंट्री में तो बहुत ज्यादा है, किसी कॉन्टिनेंट में तो बहुत ज्यादा है, और कहीं पर है ही नहीं. तो इसीलिए जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द अर्थ, उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. एंड दैट इज व्हाई मोस्ट of the countries in the case of rare earth metal, they are dependent on the other imports, on the other countries exports, right? Similarly, अभी आपने देखा होगा पिछले डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था, न्यूज़पेपर डिस्कशन में, कि यूक्रेन और यूएसए के बीच में एक डील साइन हुई है, एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके बदले में क्या होगा? यूएसए विल बी नाउ, यूक्रेन विल ओपन अप इट्स मार्केट, यूक्रेन विल ओपन अप इट्स बॉर्डर्स फॉर यूएसए टू एक्सप्लोर द रेयर अर्थ मेटल. दीज मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एवरीबॉडी नोज, एवरीवन नोज कि एक समय पर जाकर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो खत्म होने वाले हैं. डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एंड वेरी सून. सो दैट इज व्हाई ऑल द कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड, ऑल द कंट्रीज आर मूविंग टू द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ऑल द कंट्रीज आर मूविंग टू द सोलर पैनल्स. उनके बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए होते हैं, उनको बनाने के लिए जर्मेनियम जैसे मेटल्स चाहिए होते हैं, राइट? अब यहां पर मैं बोल रही हूं आपको कि जर्मेनियम तो रेयर अर्थ मेटल है भी नहीं. रेयर अर्थ मेटल की जो कैटेगरी अगर हम इंडिया की तरफ से देखें, 17 रेयर अर्थ मेटल्स हमने क्लासिफाई किए हुए हैं, 15 जिसमें से लेंथेनाइड्स हैं, राइट? आपने पढ़ा होगा जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, लेंथेनाइड्स, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं उसमें. तो यहां पर जो लेंथेनाइड्स के 15 एलिमेंट्स हैं उनको इंक्लूड करके प्लस स्कैंडियम एंड ड्यूटेरियम, राइट? स्कैंडियम एंड ड्यूटेरियम
येट्रियम, YT इसका जो सिंबल होगा, एंड स्कैंडियम। ये 15 तो लेंथेनॉइड्स हैं, 2 अलग से एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम एंड येट्रियम, ठीक है। ये जो सारे 17 के 17 मेटल्स हैं, ये किस में आते हैं? ये रेयर अर्थ मेटल्स में आते हैं। लेकिन जर्मेनियम तो रेयर अर्थ में भी नहीं है, फिर किस बात की रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये यहां पर इंडिया जाना चाहता है। नाउ लेट अस डिस्कस दिस आर्टिकल हियर। तो इंडिया अब यहां पर एंगेज कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन मतलब नेविगेट करना चाह रहा है कि कैसे आप यहां पर रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन जर्मेनियम, अ क्रिटिकल मिनरल है दैट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स एंड सोलर पैनल्स। ये मैंने आपको शुरुआत में ही डिस्कशन में बता दिया था कि किस किस चीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में यूज होता है, सोलर पैनल्स में यूज होता है। सो इसके ऊपर जब अब यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, इसकी वजह से इंडिया ने किसकी तरफ शिफ्ट किया? जर्मेनियम एंड गैलियम एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स वर लार्जली बैंड। यहां पर ये चाइना ने भी यूएसए के लिए भी बैन किया हुआ था, राइट। एंड यहां पर बाद में बात करी गई है फुल्ली रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स। इंडिया मेक्स नो जर्मेनियम, इज कंप्लीटली रिलायंट ऑन द इंपोर्ट्स फॉर द एलिमेंट, राइट। तो यहां से फाइनेंशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज रिलाइंग ऑन इंपोर्ट्स ऑफ जर्मेनियम थ्रू सप्लायर्स इन यूएई, जिसकी वजह से क्या है, जो एक इन्फ्लेटेड महंगाई कॉस्ट हमें देखने को मिलती है। तो अब इसके ऊपर यहां पर बातचीत जारी है कि कैसे हम ये रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम करें। जर्मेनियम ऑक्साइड, ये आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जा सकता है। जर्मेनियम ऑक्साइड को हम किस में यूज करते हैं? ये यूज होता है प्री फॉर्म, जो सॉलिड, जो आपके सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ ग्लास हैं, ये प्री फॉर्म किस में यूज होता है? ये आपका यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। जो ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स बनाए हैं उसमें सिलिंड्रिकल ग्लासेस को बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। प्री फॉर्म्स क्या हैं? ये सिलेंडर्स हैं ग्लास के जो हम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में, राइट। तो यहां से जर्मेनियम ऑक्साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट ओनली अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूजेज, विच इंडस्ट्री जर्मेनियम इज बीइंग यूज्ड मोस्टली। तो ये सेमीकंडक्टर है, सोलर पैनल्स हैं, एंड ऑल्सो दी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में इस्तेमाल हम करते हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। This article is although not very important for you from GS2 perspective, because legality यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करी गई है, लेकिन ये ethics में आपसे पूछा जा सकता है। Just in case we must discuss this. This is related to live-in relationships. तो यहाँ पर एक केस डाला गया that जो कपल है उनके बीच में अब डिस्प्यूट आया है कि the girl has claimed कि जो लड़का है उसने शादी का प्रॉमिस करने की वजह से लिव इन में उन्होंने बोला था कि लिव इन में रह लेते हैं, देन वी विल अल्टीमेटली गेट मैरिड। नाउ द पर्सन इज नॉट गेटिंग मैरिड एंड उसके ऊपर अब केस किया जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज वेरी मच ऑब्वियस इन आवर व्यू इफ टू एबल माइंडेड अडल्ट्स रिजाइड टुगेदर एज अ लिव इन कपल फॉर मोर देन अ कपल ऑफ इयर्स, अगर कुछ सालों से ज्यादा लंबे समय तक वो कपल अगर साथ रह रहा है और लिव इन में ही रह रहा है विदाउट एनी मैरिटल बॉन्ड्स, तो यहां पर ये माना जाता है कि किसी के ऊपर भी कोई जबरदस्ती नहीं है। एंड जस्ट साइटिंग कि उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, जस्ट फेक प्रॉमिसेस किए थे, उसके बेस पर हम किसी को गिल्टी नहीं बना सकते हैं। ये चीज यहां पर इन द फेवर ऑफ मेन गई है, राइट। यहां पर मैं आपको ये पूरा समझा देती हूं। इन आवर व्यू इफ टू एबल्ड माइंडेड अडल्ट्स रिजाइड टुगेदर एज अ लिव इन कपल फॉर मोर देन अ कपल ऑफ इयर्स एंड कोहैबिट, मतलब एक ही घर में अगर रह रहे हैं विद ईच अदर, प्रिजम्पशन अराइज होगा कि वो वॉलंटरली चूज कर रहे हैं ऐसे रहना, दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, फुल्ली अवेयर ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, कि आपको पता भी होगा इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। यू मस्ट बी अवेयर कि इसमें शादी नहीं भी हो सकती है। यू माइट इवन ब्रेक अप, यू माइट इवन पार्ट योर वेज ऑल्सो, लाइक देयरफॉर द एलिगेशन दैट सच अ रिलेशनशिप वाज एंटर्ड इनटू बिकॉज देयर वाज अ प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज इन द सर्कमस्टांसेस अनवर्दी ऑफ एक्सेप्टेंस। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनवर्दी बोल दिया है कि हम इस क्लेम को, इस एलिगेशन को अनवर्दी मानते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं मानते हैं, राइट। नाउ यहां पर क्या बोला गया है कि जो विमेन है, फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंट विमेन है, दे कैन टेक देयर डिसीजंस ऑफ लाइफ एंड जस्ट बिकॉज देयर मैरिज हैज नॉट, देयर लिव इन रिलेशनशिप हैज नॉट टर्न्ड इनटू मैरिज, दे कैन नॉट like say that the man has made some fake promises that the man has not like married her, तो इसके ऊपर अब केस लगेगा। No, because you have entered into a live-in relationship, you must be aware of the consequences beforehand also. If you would have been married to him, if you would have been like in
marital relation, then only you can come to the family courts, or you can claim some benefits here, but not in this case. You can claim some, you should have some rights on property, you should have some right, your children can have right on the male's property and all other relations, but you cannot force somebody to get married just because they were living in a live-in relationship. This is what Supreme Court has said. तो यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है, this have been asked also earlier in the questions by UPSC, कि जो men और women हैं दोनों के ऊपर एक तरीके का हम ये बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दोनों ही फेस करते हैं. तो उसमें से एक एग्जांपल की तरह से आप ये भी ले सकते हैं कि व्हेनेवर द कपल इज लिविंग इन अ लिव इन रिलेशनशिप, तो इट इज जनरली अज्यूम्ड कि लड़के ने ही गलत फायदा उठाया है रिलेशन का, एंड दे हैव फोर्स द गर्ल इनटू द मैरिज. एंड ये जो आपका केस है, ये इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक एग्जाम्पल देता है आपको कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वहां पर कोर्ट कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये बोल के कि बोथ आर एबल्ड, बोथ आर able-minded, and both are adults, and they are knowing the consequences. So that is why you cannot claim anything other than the property, other than the financial claims. You cannot claim that, you cannot force somebody to enter into marital relationship with you, right? Okay, this was just mere discussion. This can be cited as an example in society, GS paper 1, and also in GS paper 4, ethics, if such case arises in front of you. If case study में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये सुप्रीम कोर्ट की तरह से आप ये example ले सकते हैं अपनी judgments में, right? Okay. Now we are going to move to a very, very important article that is very, very important today. Let us discuss it exhaustively. Right? How is the shipping industry tackling emissions? Very, very important. International Maritime Organization की एक यहाँ पर मीटिंग हुई है जिसको बोला गया है 83rd Marine Environment Protection Committee हुई है, MEPC3 of IMO, International Maritime Organization. ये होता है disputes को solve करने के लिए जो countries हैं इसमें participate करती हैं, right? इस organization के members हैं, and ये UN की specialized agency है IMO, right? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो भी यहाँ पर what were the proposals, इसमें बात क्या आई है, ये बोला जा रहा है कि जो shipping industry है, राइट, वैसे तो बहुत चीप है, हम इनविजिबल है एक तरीके से, क्योंकि हमें जो ट्रक्स हैं या हमें रेलवेज हैं वो तो हमें दिखते रहते हैं रोज की, हाँ इसमें इकोनॉमी है, इसमें गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन जो शिप इंडस्ट्री है वो काइंड ऑफ एक इनविजिबल हमें देखने को मिलता है, वो आम जनता बहुत ज्यादा उससे रिलेट नहीं कर सकती है. बट इफ यू कंसिडर द पोल्यूशन इट क्रिएट्स, ऑल्दो इट इज वेरी चीप, वेरी वेरी चीप फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, लेकिन व्हेन यू कंसिडर इट एज अ कंट्री एज अ होल, कि अगर शिपिंग इंडस्ट्री को आप एक कंट्री मान लो तो इतना पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑयल स्पिल्स फॉर नाउ, इतना एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है कि उसको हम बोल सकते हैं 6th लार्जेस्ट एयर पोल्यूशन कंट्री. ठीक है, 6ठी नंबर पे हम उसको डाल सकते हैं कि इतना ज्यादा पोल्यूशन इससे क्रिएट होता है. तो अब उस पोल्यूशन को कर्ब डाउन करने के लिए, उस पोल्यूशन को कम करने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग हुई है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए मीटिंग हुई है. उसमें डिफरेंट प्रपोजल्स साइन किए गए थे, वेरियस प्रपोजल्स वर पुट फॉरवर्ड बाय वेरियस कंट्रीज. उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. फाइनल जो यहाँ पर हमें अलाइनमेंट होती हुई दिख रही है, दैट इज मोर टुवर्ड्स दी, we can say that is more towards the Singapore and India's joint जो statement हम ये बोल सकते हैं, right? Just a second. Okay, now 5 अलग तरीके के proposals यहाँ पर टेबल किए गए हैं. When you will read this article, you will try to understand कि इसमें क्या क्या proposals हमने यहाँ पर भेजे हैं. Not only India, various other countries have given these proposals. European Union है, या right, यहाँ पे International Chamber of Shipping है. यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि हर एक टन पर, every ton of CO2 emitted, मान लो कि आपने 1 टन CO2 emit करा है तो इतना पैसा भरना पड़ेगा, right? ये एक सजेशन आया है कि फिक्स कर दो कि अगर जैसे ही कोई शिप चल रही है, जब तक उसका 1 टन CO2 एमिशन होता है, इतना चार्ज उसके ऊपर लगा दो, इतना पैसा उसको भरना पड़ेगा. दूसरी तरफ से यहां पर बोला है चाइना ने कि जैसे मार्केट ड्रिवन कर दो इसको, कि जैसे हम यहां पर कार्बन ट्रेडिंग करते हैं, कार्बन यूनिट्स को ट्रेड करते हैं, कार्बन एमिशन को ट्रेड करते हैं. जस्ट लाइक इमेजिन कि यहां पर अगर मान लो 10 किलो, अभी 10 टन बचा हुआ है चाइना के पास, एंड इंडिया के पास बचा हुआ है 100 टन, राइट? एंड इंडिया को वो यूज भी नहीं करना. ओवरऑल तो
देखो प्रोडक्शन उतना ही होना है, ओवरऑल जो प्रोड्यूसिंग है ग्रीन हाउस गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड की, उतना ही होना है। तो एक प्रोसीजर लाया गया कि जब अगर चाइना को अपना 90 और चाहिए, चाइना को 100 प्रोड्यूस करना है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इंडिया ऑलरेडी अपना मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कर चुका है। इंडिया को अभी वो जो 100 उसके पास टन्स पड़े हैं वो एक्स्ट्रा ही हैं, तो वो ट्रेड कर सकते हैं। बदले में क्या लेंगे, वो उससे चाइना से पैसा ले सकते हैं। अब चाइना से पैसा ले लिया तो उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है कि हम ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए उसमें इस्तेमाल कर लें, हम उस पैसे को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में यूज कर लें। तो ओवरऑल भी हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम कर रहे हैं, साथ में दूसरी कंट्री भी उसको यूज कर पा रही है मॉनेटरी टर्म्स में। तो चाइना ने यही बोला है कि आप ट्रेडिंग कर लो इसमें, बजाय कि आप इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगा रहे हो, जैसे हम कार्बन मार्केट में करते हैं वैसे ही आप यहां पर कर लो। दूसरा, यहां पर यूरोपियन यूनियन ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है फिक्स्ड ग्रीन हाउस गैस लेवी यहां पर किया जाना चाहिए, सिमिलर टू दी चैम्बर ऑफ शिपिंग। यहां पर सेम इन्होंने बातें बोली हैं, राइट। लेकिन इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया इज फॉन्ड ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। इंडिया कहता है कि देखो हम ऐसे कर लेते हैं, एक मैकेनिज्म हम ड्राइव कर लेते हैं कि जिस शिप ने ज्यादा पोल्यूशन किया उसके ऊपर आप चार्ज लगा दो, उसको पनिश कर दो, उससे पैसा ले लो, और जो पोल्यूशन नहीं कर रहा है, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं ग्रीन एनर्जी में, जो क्लीन फ्यूल को यूज कर रहे हैं, उनको आप रिवॉर्ड भी दो। दोनों चीजें होनी चाहिए, तभी तो फायदा होगा ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसा अगर आप उस पर लेवी कर रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो, तो ऑल विल थिंक कि हाँ ठीक है पैसा भर देते हैं, इसमें क्या है, राइट। ऑल द कंट्रीज कैन अफोर्ड द पेमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑन द शिपमेंट्स, राइट। सो दैट इज व्हाई इंडिया ने क्या यहां पर प्रपोजल दिया कि आप ठीक है उनके ऊपर आप पनिशमेंट लगाइए, डेफिनेटली जरूरी भी है, लेकिन जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप पैसा भी दीजिए, उनको आप रिवॉर्ड्स भी दीजिए, किसी भी फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में दे सकते हैं या टैक्स बचाने के फॉर्म में दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में यहां पर आप दे सकते हैं, राइट। तो ये इंडिया की तरफ से था। तो ब्रिजिंग मैकेनिज्म बोल रहा है इंडिया यहां पे, विच वुड टारगेट ओनली अंडर कंप्लायंट शिप्स टू बियर द फाइनेंशियल बर्डन व्हाइल रिवॉर्डिंग दोज यूजिंग जीरो और नियर जीरो फ्यूल्स। वो उनको रिवॉर्ड करो जो जीरो कार्बन एमिशन करते हैं या नियर जीरो कार्बन एमिशन करते हैं, उनको आप रिवॉर्ड कीजिए। देन उसके बाद फाइनली सिंगापुर ने बोला है कि हाँ इंडिया की बात सही है, दो बातें और जोड़ के बोल दी है। उन्होंने बोला है कि जो फ्यूल्स हैं उनको भी स्टैंडर्डाइज कीजिए कि कौन से फ्यूल्स यहां पर यूज किए जाने चाहिए अगर आपको इंप्रूवमेंट, अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए है तो, राइट। तो यहां पर ये बोला गया है, आपको देखने को मिलेगा इनहांस्ड वर्जन ऑफ इंडियाज मॉडल ओनली। उन्होंने बोला ग्रीन हाउस गैस फ्यूल स्टैंडर्ड्स, तो यहां पर स्टैंडर्ड लगाने पड़ेंगे, और टीयर्ड सिस्टम है रिवॉर्डिंग का, कि जो आप रिवॉर्ड कर रहे हो उसमें टीयर सिस्टम होना चाहिए कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 लेवल्स में आप रिवॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार साथ में आपने रिवॉर्ड दे दिया एंड फिर से वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना शुरू कर देंगे। तो ये एक यहां पर प्रपोजल्स दिए गए हैं। फाइनल जो है वो इंडिया और सिंगापुर का एक ब्रिजिंग मैकेनिज्म इंडिया का है, और यहां पर ग्रीन हाउस जो स्टैंडर्ड फ्यूल है उसका एक मिक्सचर मॉडल यहां पर निकलते हुए हमें दिख रहा है। ऑल्दो जो अदर कंट्रीज हैं उनका यहां पर हमें ज्यादा ये दिख नहीं रहा है कि उनके भी पॉइंट्स यहां पर ऐड होंगे, बट इंडिया एंड सिंगापुर का यहां पर डेफिनेटली कंसीडर किया जा रहा है। ऑल्दो अभी तक कोई सिग्नेटरी नहीं आया, कोई किसी ने साइन नहीं किया, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, बट यस वी कैन से कि अब हम इस तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं, किसको, जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहां पर ये IMO जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर आ गई हैं इसमें, दैट इज व्हाई कोई फाइनल यहां पर प्रपोजल नहीं लिया गया। डिसाइड क्या किया गया है, डिसाइड यही किया गया है कि हम क्या करेंगे, वोटेड 63 to 16 इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग सिंगापुर's हाइब्रिड मॉडल बेस्ड ऑन इंडियाज प्रपोजल एज द IMO's नेट जीरो फ्रेमवर्क। तो उन्होंने बोला कि हाँ 63 जो वोट्स हैं 63 to 16 है नेगेटिव में, अपोज किया है, 63 ने बोल दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, हम इसमें बोल रहे हैं कि हाँ आप ऐसे कर लो इसमें, राइट। देन हाउएवर द डिसीजन ऑफ द MPC इज नॉट फाइनल येट, इसमें बहुत अभी समय लगने वाला है। ऑल्दो यहाँ पर एक आपको नाम देखने को मिलेगा, मारपोल कन्वेंशन। मारपोल क्या कन्वेंशन है, मरीन पोल्यूशन का कन्वेंशन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये साइन किया गया था 1973 में। ये किस लिए साइन किया गया था, ताकि जो मरीन पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। आपसे डायरेक्टली बस यही पूछा जा सकता है, व्हाट इज मारपोल कन्वेंशन एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये एक मरीन पोल्यूशन को कम करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया था। तो फाइनल अडॉप्शन के लिए अब यहां पर देखो, ये छोटी बात नहीं है कि आप ऐसे ही इसको अमेंडमेंट कर दोगे। इसमें क्या है, अमेंडमेंट विल अंडरगो 6 महीने लग जाएंगे इसमें। फाइनल अडॉप्शन के लिए क्या चाहिए होगा,
2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चाहिए होंगे फॉर द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसका मतलब क्या है, अगर 101 पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं तो 67 को सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड इवन इफ द जो अमेंडमेंट है उसको अडॉप्ट आपने कर लिया है तो अमेंडमेंट कुड स्टिल बी ब्लॉक्ड शुड 1/3 ऑफ द पार्टीज प्रोवाइडेड दे अकाउंट फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ द ग्लोबल शिपिंग टॉनेज फॉर्मली ऑब्जेक्ट इन राइटिंग। यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर अमेंडमेंट आपने 6 महीने लगा के कर भी दिया है तो भी अगर आप मान लो कि 1/3 कंट्रीज हैं, कि अगर 1/3 कंट्रीज ने भी ये बोल दिया कि नहीं करना है और उनका जो ग्लोबल शिपिंग है 50% उन्हीं की शिपिंग्स हो रही हैं, उन्हीं का शिपिंग ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो भी इसको आप ब्लॉक कर सकते हो। मतलब कि ऐसे जो मेजर इकोनॉमीज हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, अगर उन्होंने अपने हाथ ज्वाइन कर लिए, अगर वो एक साथ आ गई कि हमें ये नहीं चाहिए, हमारे लिए महंगा पड़ रहा है, तो भी ये ब्लॉक किया जा सकता है, बशर्ते उनका 50% यहां पर हमें देखने को मिलना चाहिए जो ग्लोबल शिपिंग कवरेज है। राइट, फिलहाल अभी ये देखने को मिलेगा कि शायद से ये साइन हो ही सकता है। कुछ कंट्रीज ने इसको ये भी बोला है कि ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। व्हाट अदर इंटरेस्ट वर एट प्ले, यहां पर बोला जा रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री है जिनका सारे इकोनॉमी ही किस पे डिपेंड करता है, ऑयल पर डिपेंड करता है, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड करता है। सो दे आर आल्सो अपोजिंग इट कि उससे उनकी मार्केट गिर जाएगी। हाउ विल दे एक्सपोर्ट वाया शिपिंग, राइट। दूसरी जैसे चाइना है, चाइना तो बार बार यही बोल रहे हैं कि हम क्लीनर फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे, लार्ज शिपिंग नेशन पुश्ड फॉर मिनिमल लेवल्स टू प्रिजर्व द कॉम्पिटिटिवनेस, कि कॉम्पिटिशन को बचाना है, बहुत कम से कम यहां पर पैसा लगाना चाहिए, राइट। नॉर्वे एंड अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो ऑलरेडी वो दुनियादारी से ऊपर हैं, वो ऑलरेडी इसको डीकार्बोनाइज कर चुके हैं, राइट। इवन आफ्टर वोटिंग यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि मैरीटाइम पावर हाउस जैसे कि ग्रीस है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्यों कर रहे हो आप इसको, फाइनलाइज भी अगर आप कर रहे हो तो इसको क्यों कर रहे हो, फिजिबिलिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो एक कंसेंसस डेवलप करने में, बनने में अभी बहुत समय बाकी है। व्हाई डज ग्रीन शिपिंग मैटर, तो ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि अगर हम इसको एक कंट्री मान ले, इस इंडस्ट्री को ओवरऑल, तो ये 6 नंबर पे आएगी अगर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की हम बात करें। तो यहाँ पर जो IMO ने वहां पर उन्होंने बोला है, प्रोजेक्शन इंडिकेट दैट अगर उन्होंने करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए तो हो सकता है 250% से 2050 तक हमारा क्या बढ़ जाए, पोल्यूशन बढ़ जाए, राइट। तो यहाँ पर ये इकलौती ऐसी जो इंडस्ट्री है जो बोल रही है कि हम एक फेज्ड मैनर में इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। यहां पर बोला गया है कि हम चाहते हैं 40% जो एमिशंस हैं उसको हम 2030 तक कट डाउन कर लें, फिर 2040 तक हम 50% यहां पर कर लें, राइट। यस, 40% बाय 2030, 70% बाय 2040 एंड नेट जीरो बाय 2050। दे आर होपिंग दिस इज द ओनली इंडस्ट्री, एक मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की बात करें, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जैसे फेज मैनर में सब क्या बोल रहे हैं कि हम 2050 तक कर देंगे। अब 2000 बेशक उनका 49 तक 2048 तक कुछ भी ना हो, लेकिन दे आर टारगेटिंग 2050 तक हम कर देंगे। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री व्हिच इज एमिंग एट फेज्ड मैनर ऑफ एमिशन, कटिंग डाउन ऑफ एमिशन। तो इट शुड आल्सो बी वेरी मच लाइक अपलोडेड फॉर सच एफर्ट्स हियर, राइट। देन बोल रहे हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। यहां पर एक आपको वर्ड देखने को मिलेगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। जो यहां पर क्या है, CBDRRC, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं कि देखो यस, क्लाइमेट चेंज सबके कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे नहीं कह सकते भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे ऊपर तो इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है, सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। द एंटायर क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज चेंजिंग, दैट इज ट्रूथ। लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए उसमें डिफरेंस होता है। आप सारा बर्डन, क्योंकि जो ऑलरेडी हिस्टोरिक जो पास्ट रहा है, हिस्टोरिक जो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है डिफरेंट कंट्रीज का, उसको आप इक्वेट थोड़ी ना कर सकते हो, उसको आप बराबर नहीं कर सकते हो, राइट। उसमें आप क्या यहां पर कर सकते हो, दैट CBDRC, कि जो कंट्रीज ने ज्यादा इनपुट डाला है, जिन कंट्रीज की वजह से ज्यादा इसमें नुकसान हुआ है, उन कंट्रीज को आप डेफिनेटली यहां पर क्या दे सकते हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा पैसा भरने के लिए आप बोल सकते हो। एंड डेवलपिंग नेशंस जो हैं, जिनका पास जो अभी भी डेवलप हो रहे हैं, जो अभी डेवलप्ड स्टेट पर नहीं पहुंचे हैं, उनको थोड़ी सी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, क्योंकि उनका उसमें योगदान भी उतना नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज का रहा है। दिस इज व्हाट इज
common but differentiated responsibility and respective capabilities. Although अभी भी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की अगर हम बात करें उसमें भी UNFCCC में जब हमने देखा था उसमें भी कोई सच एक ये नहीं कह सकते कि कोई फाइनल आउटकम उसमें आया है. उनको कॉस्ट भरनी थी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनसे एक्सपेक्टेड थी कि वो इतना कॉस्ट भरें, लेकिन उसका 1/3 1/10 भी उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है. दे आर नाउ रनिंग अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल USA. सो इसमें अभी आगे देखना है. अब इसमें कह रहे हैं इंडिया का बेनिफिट क्या होने वाला है. देखो इंडिया का जो बेनिफिट है ना, वो अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो डेफिनेटली हमारे लिए भी महंगा पड़ने वाला है, डेफिनेटली महंगा पड़ रहा है. लेकिन लॉन्गर टर्म की जब हम बात करते हैं, आने वाले समय की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया इज डेवलपिंग इट्स ग्रीन इकोनॉमी एट अ वेरी हाई स्केल, एट अ वेरी लार्ज स्केल, ग्रीन फ्यूल के लिए. बिकॉज इंडिया के पास खुद का फॉसिल फ्यूल, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं है. वी आर डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट्स. सो दैट इज व्हाई इंपोर्ट बिल घटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल्स के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं. कैसे हम क्लीन फ्यूल्स बना सके, कैसे हम मिथेनॉल, इथेनॉल, हाइड्रोजन, कैसे हम इन फ्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं. इसके लिए हम अपने बहुत सारे मिशंस जो है, मिशन ऑन नेशनल मिशन ऑन बायोफ्यूल्स है, नेशनल मिशन ऑन हाइड्रोजन है, ये सारे मिशंस हम चला रहे हैं. एंड नाउ वी आर मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड इन अपकमिंग ईयर्स वी आर थिंकिंग, वी आर होपिंग कि इंडिया एक एक्सपोर्टर बने क्लीनर फ्यूल्स का. तो लॉन्गर टर्म में जब हम यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं कि आप क्लीनर फ्यूल्स को यूज कीजिए, आप ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कट कीजिए, तो हो सकता है जो फॉसिल फ्यूल से रन होती हैं इकोनॉमीज उनमें डाउनफॉल देखने को मिले. एंड जो क्लीनर फ्यूल्स डेवलप करके बैठी हैं कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया, वो क्या कर सकती हैं, वो इसको एक्सपोर्ट कर सकती हैं. एंड दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर अस. ऑन द वन हैंड व्हाट वी हैव डन, वी आर नियर टू द अचीविंग ऑफ आवर नेट जीरो एमिशन बाय 2070. हम उसमें भी अपना काम कर रहे हैं. साथ में वी आर ऑल्सो बिकमिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज, वी आर बिकमिंग फ्यूल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इकोनॉमी माइट ग्रो इन नियर फ्यूचर. तो यहां पर ये दो, एक नुकसान और एक फायदा बोले. नियर शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली महंगा पड़ने वाला है, लेकिन इंडिया का जो ज़्यादातर शिपिंग है, जो वैल्यू है, शिपिंग जो कवरेज है, वो ज़्यादातर इंडिया के अंदर ही एक कोस्टल ही शिपिंग है. जो इंटरनेशनल शिपिंग है उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इट विल बी मिनिमल, बिकॉज इसमें बहुत ही कम % है जो हम इंटरनेशनल शिपिंग में जाते हैं. बाकी जो है वो इंडिया का इंटरनल शिपिंग ही रहता है. राइट. फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर अंडर द मिशन गाइडलाइंस, इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन मस्ट मीट अ वेल टू वे ग्रीन हाउस गैस फ्यूल इंटेंसिटी. यहां पर जो फ्यूल इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग भी बोला गया है कि जो आप यहां पर हाइड्रोजन बनाने वाले हैं, उस हाइड्रोजन के बनाने में भी आप 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं 1 किलो हाइड्रोजन के ऊपर. अगर आप 1 किलो हाइड्रोजन बना रहे हैं तो उसके ऊपर आपको अलाउड है कि आप 2 किलो आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं. राइट. लेकिन दिस स्टैंडर्ड पोजीशन इंडिया हाइड्रोजन वेल विद इन द IMO's रिवॉर्ड. हमारे पास जो फिलहाल जो हमारी कैटेगरी है वो 16.7 ग्राम्स ऑफ CO2 है पर मेगा जूल ऑफ एनर्जी. अगर हम 1 मेगा जूल ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन से, तो उसमें हम कितना एमिशन कर रहे हैं, 16.7 ग्राम्स ऑफ CO2 कर रहे हैं. एंड अगर IMO का थ्रेशोल्ड देखें वो 19.0 है. कब तक, 2034 तक. तो हम उस लिमिट में बिल्कुल अभी से ही हम उस लिमिट में ही फॉल कर रहे हैं. आगे जाके वो चेंज करेंगे, 14 ग्राम होगा, हमारा भी वो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे. हालांकि अभी जो यहाँ पर ग्लोबल शिपिंग नाउ स्टैंड्स एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट. अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, जस्ट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. द इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो अमंग देम. राइट. तो यहाँ पर डिस्पाइस्ड परसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट अनसर्टेन इम्प्लीमेंटेशन pathway, adoption of a MBM by the IMO represents a milestone in the journey. कि अगर ये आपने यहाँ पर एक्सेप्ट होने दिया, अगर ये एक्सेप्ट हो गया, तो it might be a milestone for the shipping industry. Right. So we have discussed this article holistically. This is very very important. It can be asked from you in GS paper 3. आपसे पूछा जा सकता है, definitely पूछा जा सकता है. From the environmental perspective also, it can be asked from the economy perspective also, industries perspective also. So it is very very important. Do give this article a read by yourself also. Right. There can be some points, although we have covered it holistically, there can be some points which you can analyze in your way. Right. This is very very important for your reading comprehension skill also. You have to read this article for you, and you have to read the first article also. Right. The front page first article regarding Operation Sindoor. Develop a habit of reading by yourself the articles. Right. So like the video, share the video, subscribe the channel. That's all for today. Thank you and have a nice day.